हेलो दोस्तों, रिवल क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक की जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 11 ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता का अर्थ होता है नागरिक होने का अधिकार। अब बात करते हैं आगे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो उसे ही नागरिकता दी जाएगी, यानी व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो उसे नागरिकता दी जाएगी। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो किंतु बाद में लौट आया हो, यानी जब भारत के 2 टुकड़े हुए थे तो जो लोग पाकिस्तान गए वो अगर वापस आ गए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। वर्तमान समय में जो लोग कंट्री यानी इंडिया से बाहर हैं वो भारतीय मूल के हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 8 कहता है। अब अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या फिर भारत नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जो लोग अपने देश की नागरिकता छोड़कर अन्य देश की नागरिकता को अपना लेते हैं उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। यह अनुच्छेद 10 कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को, यानी ये अधिकार देता है संसद को कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। तो ये हमारा अनुच्छेद 11 हुआ। इसके आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में जानते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। यह अधिनियम नागरिकता के अर्जन एवं नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। इस अधिनियम में बताया गया है किसके आधार पर नागरिकता दी जाएगी और किसके आधार पर नागरिकता को नहीं दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको हम अगर बात करें तो नागरिकता का अर्जन या नागरिकता की समाप्ति 2 भागों में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नागरिकता का अर्जन। नागरिकता के अर्जन को हम 5 आधार कह लें या 5 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, तीसरा पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता दी जा सकती है और तीसरा प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक रूप से जो भारत में हैं उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी और 5वां है छेद समावृष्टि द्वारा भी नागरिकता दी जाएगी। तो ये नागरिकता का अर्जन के जो 5 प्रकार हैं हमने बताए। अब बात करते हैं नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता की समाप्ति पर ये 3 प्रकार के हैं, यानी 3 आधार हैं। स्वैच्छिक त्याग, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता भारत की छोड़ सकता है। बर्खास्तगी के द्वारा, मतलब जब किसी को नागरिकता छीन ली जाती है वो बर्खास्तगी के द्वारा। फिर वंचित करने के द्वारा, तीसरा जो है वंचित करने के द्वारा। तो ये थी नागरिकता की समाप्ति के प्रकार। अब हम इनको बारी बारी से एक एक का वर्णन जानते हैं। नागरिकता का अर्जन, इसमें देखते हैं पहला नंबर है जन्म के आधार पर। अब समझते हैं इसके बारे में। जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? तो इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद
परंतु 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अगला बिंदु देखते हैं, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। देखते हैं, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो और वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों। ये एक बिंदु है। अगला बिंदु है, यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब अगला बिंदु देखते हैं, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत के नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष भारतीय काउंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमत से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय काउंसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। तो ये हमारा हुआ वंश के आधार के बारे में कि हम किस प्रकार नागरिकता मिलेगी। अगले बिंदु की बात करते हैं, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा कैसे देखते हैं, केंद्र सरकार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नांकित श्रेणियों में से किसी से संबंधित हो। यानी हम कुछ बिंदु बताएंगे जो संबंधित हो। जैसे पहला बिंदु है, भारतीय मूल के व्यक्ति हो जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। अगला बिंदु है, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। यानी कोई विदेश का व्यक्ति अगर भारत की किसी महिला से शादी कर लेता है तो वो शादी के बाद 7 वर्ष भारत में रह रहा हो 7 वर्ष से, तब उसे नागरिकता पंजीकरण द्वारा दी जा सकती है। तीसरा बिंदु है, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चों को भी नागरिकता दी जा सकती है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। फिर अगला बिंदु है, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो। अगला बिंदु देखते हैं, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों। तो ये थी पंजीकरण द्वारा। अब बात करते हैं प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो को प्राकृतिक रूप से नागरिक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। इसके लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली योग्यता होनी चाहिए, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। और दूसरी विशेषता है कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा, ऐसा उसको लिख के देना होगा। अगली जो विशेषता है, यदि वह भारत में रह रहा हो तथा भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और या थोड़ा कोई अन्य हो तो उससे नागरिकता संबंधी आवेदन के कम से कम 12 महीने पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए।
अगली विशेषता है इसकी, यदि 12 महीने से इस अवधि में 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनसे थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगली जो विशेषता है उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, तभी उसे नागरिकता दी जाएगी। अगला जो विशेषता है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, यानी जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं बताई गई हैं उनमें से किसी भाषा को वो अच्छी तरह से जानता हो। अगली विशेषता है कि उसके प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वो भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अब बात करते हैं क्षेत्र समाविष्ट द्वारा किस तरह से इसे नागरिकता दी जाएगी। तो किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर, यानी किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। जैसे हम किसी देश की भूभाग को अगर कब्जा कर लेते हैं तो वहाँ के जो निवासी हैं उन्हें हम भारत की नागरिकता दे देते हैं। तो ये था हमारा क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। अब आगे बात करते हैं अब नागरिकता समाप्त कैसे होती है इसके बारे में। तो नागरिकता की समाप्ति में तो इसके 3 नियम बताए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: त्यागना, बर्खास्तगी और वंचित करना होना। पहला देखते हैं हम स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। तो ये था स्वैच्छिक त्याग। अगले प्रकार की बात करते हैं बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब तक लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। अगला प्रकार है वंचित करने द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप में बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिकता ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। पंजीकरण ये प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों में रह रहा हो। तो ये हमारी हुई नागरिकता की समाप्ति के बारे में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।